जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा संसद के बारे में। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में टोटल डिस्कस करने वाले हैं लोकसभा के बारे में। हर एक पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं। पहला नंबर है, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि लोकसभा को लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा होता है, लोगों के द्वारा होता है, और लोगों के द्वारा उनका चुनाव होता है, इसीलिए लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं। अब बात आती है कि अधिकतम सदस्यों की संख्या, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो क्या होगा? 552 होती है। अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। अब यहाँ पर आता है कि जो 552 है यह कहाँ से आया, ये कैसे ऐड करेंगे तो 552 होगा। तो देखिए, 530 जो होते हैं वह राज्य द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी 530 राज्य के द्वारा निर्वाचित किया जाता है सदस्यों को, और 20 केंद्र शासित प्रदेश जानते हैं। अब जो 2 होता है यह एंग्लो इंडियन का होता है। तो देखिए 552 सदस्य कहाँ से आया? तो देखिए 530 राज्य से निर्वाचित किए जाते हैं, यानी 530 सदस्य राज्य से निर्वाचित किए जाते हैं, और 120 जो सदस्य होते हैं वह केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन को चुने जाते हैं। इस प्रकार से 552 अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। यदि एंग्लो इंडियन को हटा दिया जाए तो 550 हो जाएगी। यदि एंग्लो इंडियन को हटा दिया जाए तो 550 हो जाएगी। अब देखिए कि निर्वाचन कैसे होता है। जो लोकसभा है, इनका सदस्य है, जो अध्यक्ष है, इनका निर्वाचन कैसे होता है? तो देखिए, इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट इनको वोट देती है, और ये अपने आप को विजय घोषित करते हैं, यानी ये जीतते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से कहिए, वयस्क मताधिकार के रूप में कहिए, या गुप्त मतदान प्रणाली के रूप में कहिए। यदि पूछे कि लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर और गुप्त मतदान प्रणाली के रूप में इनका होता है। अब बात आती है कि जो उम्मीदवार होता है, जो इनको वोट देता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। जैसे आप लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कर रहे हैं, निर्वाचन कर रहे हैं, तो आपका यानी मतदाता का उम्र क्या होना चाहिए? तो मतदाता का उम्र कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। अब यहाँ पर बात आती है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर देखिए, अब पहले कितना था? 21 वर्ष था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत इसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। देखिए, पहले कितना था? तो पहले 21 वर्ष के व्यक्तियों को वयस्क माना जाता था, मत देने का अधिकार था। अब 61वें संविधान संशोधन के आधार पर, 61वां संविधान संशोधन 1989 के आधार पर यह उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब 18 वर्ष का व्यक्ति निर्वाचन में भाग लेता है, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है, चयन करता है, और 18 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। अब देखिए, अगला है कि लोकसभा का एक सदस्य, जैसे 552 सदस्य हैं, तो लोकसभा का एक सदस्य 9,43,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। यानी लोकसभा का एक सदस्य 9,43,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, यानी उनकी देख रेख करता है, उन पर शासन करता है, उन पर कार्य करता है, या कहिए उन पर जो होता है कि नियम कानून बनाता है, उन पर उनको क्या करना है। जैसे कि ग्राम प्रधान क्या होता है? पूरे गांव को देखता है। पूरे गांव को देखता है। उसी तरह लोकसभा का एक सदस्य क्या करता है? 9,43,000 को देखता है। अब देखिए,
कार्यकाल, कितना कार्यकाल होता है लोकसभा का, कितना कार्यकाल होता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए अनुच्छेद 88(2) के अनुसार लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया गया है। यानी 88 अनुच्छेद भारतीय संविधान के 88 यानी अनुच्छेद 88(2) में कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। अब देखिए क्या इसको घटाया भी जा सकता है? क्या जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल है, जो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, क्या इसको घटाया नहीं जा सकता है? क्या इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है? इसको घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। अब देखिए किस कंडीशन में बढ़ाया जाता है। देखिए यदि आपातकाल की व्यवस्था आ जाए, देश में आपातकालीन समस्या आ जाए, तो उस समय लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें यह कंडीशन है कि एक बार में सिर्फ 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि कोई आपातकालीन समस्या आई, जैसे देश अस्त व्यस्त हो गया, तो उसमें क्या हो सकता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में एक ही बार बढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि कोई समस्या आया, कोई आपातकालीन उपबंध आया तो हम क्या करेंगे कि 5 साल और बढ़ा देंगे, नहीं, एक बार में सिर्फ एक ही बार बढ़ाना है। तो देखिए आपातकाल की समस्या में अवधि को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में एक ही साल बढ़ाया जाता है। अब देखिए अब इसको समय से पहले भंग भी किया जा सकता है, इसको समय से पहले भंग भी किया जा सकता है। यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अवधि से पूर्व इसे भंग कर सकता है। यानी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो प्रधानमंत्री यदि सलाह दें तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसको यानी सदस्यों का जो कार्यकाल है 5 वर्ष, इसको भंग कर सकते हैं और 3 ही वर्ष में या 2 ही वर्ष में या 4 ही वर्ष में क्या कर सकते हैं, इसको भंग कर सकते हैं और उसको हटा सकते हैं, यानी पद को हटा सकते हैं। अब देखिए पदाधिकारी, लोकसभा के सदस्य की संख्या इतनी है, कोई तो मालिक होना चाहिए, कोई तो सबकी देखरेख होना, कोई तो जैसे हम लोग पढ़ते थे तो क्लास में मॉनिटर होता था, यानी उनके जो बच्चा गलती करेगा तो टीचर एक मॉनिटर रखता था कि स्टूडेंट के सभी गतिविधियों का ध्यान रखे, यानी स्टूडेंट क्या कर रहा है, तो जब टीचर आते थे तो वो मॉनिटर उनको बताता था। तो उसी तरह यहाँ पर पदाधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं लोकसभा के सदस्यों में 1-2 मेन होते हैं, उनको क्या कहते हैं, पदाधिकारी कहते हैं, और उनका नाम है लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। यानी एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। तो देखिए एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है। अब देखिए अब इनका भी कार्यकाल कितना, 5 वर्ष। लेकिन देखिए इनमें कंडीशन को पढ़िए, क्योंकि कंडीशन हुई एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। देखिए पदाधिकारी कितने हो गए, 2, कौन कौन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। अब देखिए कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। अब देखिए ये स्वयं अवधि से पूर्व त्याग पत्र देकर हट सकते हैं, यानी जो स्पीकर होते हैं या डिप्टी स्पीकर होते हैं, ये अवधि से पूर्व यानी इनका अवधि है 5 वर्ष, तो यदि ये नहीं चाहते हैं, पद को रिक्त करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यह त्याग पत्र देंगे और अपने पद से हट जाएंगे। तो देखिए 5 वर्ष से पहले भी ये क्या कर सकते हैं, खुद अपने आप, किसी का प्रेशर नहीं रहेगा कि आप हटिए, पद को रिक्त करिए, ये इनके ऊपर दबाव नहीं रहेगा, लेकिन ये अपने मर्जी से भी हट सकते हैं। अब देखिए इनको हटाया भी जा सकता है, ये अपने मर्जी से भी हट सकते हैं या इनको हटाया भी जा सकता है। तो देखिए लोकसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा इसे हटाया भी जा सकता है। जैसे एक स्टूडेंट है, मॉनिटर है, और एक क्लासरूम में एक मॉनिटर है और स्टूडेंट है। यदि सभी स्टूडेंट मिलकर कहें कि टीचर ये मॉनिटर ठीक नहीं है, ये खुद अपने आप से पहले काम नहीं कर पाता है, ये अपना सही से ध्यान नहीं रख पाता है, तो हम लोग का ध्यान क्या रखेगा, तो टीचर का मन करे तो उस मॉनिटर को हटा सकती है और दूसरा ला सकती है या ला सकते हैं। तो देखिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से, यानी लोकसभा के सदस्य मिलकर चाहें और कहें कि इसको हटाया जाए तो ये हटा भी सकते हैं। अब देखिए कंडीशन, अब कंडीशन पढ़िए
कि उसको हटाने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को हटाने से पहले 14 दिन पहले उसको सूचना देना पड़ता है कि आपको हटाया जा रहा है, आपका पद रिक्त किया जा रहा है। तो देखिए इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं योग्यता, यानी आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले भारत का नागरिक हो, ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई कंडीशन है तो उसमें क्या वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष पूरा कर लेना चाहिए और पागल या दिवालिया ना होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले भारत का नागरिक हो, यानी लोकसभा का सदस्य होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, सरकारी लाभ पद पर ना हो और पागल या दिवालिया ना हो और अयोग्य घोषित न किया गया हो, यानी संसद के द्वारा या किसी भी सदनों के द्वारा उसको अयोग्य घोषित न किया गया हो कि आप लोकसभा के सदस्य होने योग्य नहीं हो, ऐसी बात न हो। अब देखिए मतदाता सूची में नाम अंकित हो, यानी लोकसभा का चुनाव हो तो उसमें वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची का मतलब होता है वोटर लिस्ट में उसका नाम अंकित हो। तो देखिए यह योग्यता है एक लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। अब देखते हैं कि इसकी शक्तियाँ और कार्य, लोकसभा का शक्ति क्या होता है और कार्य क्या होता है। देखिए पहला विधायी शक्ति होती है। विधायी शक्ति का मतलब आराम से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही नॉलेजेबल है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। देखिए विधायी शक्तियाँ में सबसे पहले आता है लोकसभा की शक्तियाँ में सबसे पहले आता है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ वो शक्तियाँ है जैसे कि सूची कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कि केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। तो देखिए जो लोकसभा है ना, ये क्या कर सकता है, लोकसभा क्या करता है कि केंद्र सूची पर भी कानून बनाता है और समवर्ती सूची पर भी कानून बनाता है और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर ये राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। तो ये क्या है, इसकी शक्तियाँ है कि यह केंद्र सूची पर भी कानून बनाएगा, समवर्ती सूची पर भी कानून बनाएगा, यदि ज़रूरत पड़ जाए तो ये राज्य सूची पर भी कानून बनाता है। तो कानून बनाता है, यदि कानून बन गया, दो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, यदि दोनों में यह कोई कानून बनाया इन दोनों में कोई आपसी विवाद हो जाए तो भाई गड़बड़ है। तो देखिए ये जो कानून बनाता है केंद्र सूची पर, राज्य सूची पर, समवर्ती सूची पर, यदि कोई कानून बनाता है, यदि कानून बनाया और उस कानून को लेकर, उस मुद्दे को लेकर, उस कोई चीज़ को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विवाद होने लगे कि नहीं जो ये बनाया गया है ये गलत है या सही है या कुछ अलग कुछ और मुद्दा हो सकता है, तो उस समय क्या होता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक करता है और उस समय जो लोकसभा निर्णय लेता है वही सर्वमान्य होता है, क्योंकि बहुमत के द्वारा किसी भी मुद्दे का हल किया जाता है। जैसे कोई चुनाव में जीतता है तो वो बहुमत के द्वारा जीतता है, उसी तरह यहाँ पर जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, जिसकी मंजूरी ज़्यादा रहती है वही जीतता है। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से 2 गुनी होती है। वस्तुतः कह सकते हैं कि लोकसभा का कहना ही सर्वमान्य होता है, यानी लोकसभा जो शक्तियाँ बनाता है, जो कानून बनाता है वही सर्वमान्य होता है। क्योंकि यदि राज्यसभा बहस करना चाहे तो राज्यसभा बहस करेगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा, इनकी बैठक बुलाएगा और बैठक बुलाएगा तो लोकसभा की संख्या ज़्यादा है, तो लोकसभा की संख्या ज़्यादा है तो बहुमत इसी का प्राप्त होगा तो कानून भी इसी का माना जाएगा, इसी की मंजूरी दी जाएगी। तो विधायी शक्ति का मतलब यही होता है कि तीनों सूचियों पर कानून बनाता है, यानी राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची पर लोकसभा कानून बनाता है। यदि उस कानून को लेकर यदि राज्यसभा को आपसी विवाद हो जाए, उन दोनों में आपसी विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों की बैठक बुलाता है और जिसकी बहुमत ज़्यादा होती है उसी की बात को, उसी की कथन को सर्वमान्य घोषित किया जाता है। अब देखिए वित्तीय शक्तियाँ का मतलब यदि कोई विधेयक, धन विधेयक हो, यदि कोई बिल, यदि कोई विधेयक धन विधेयक हो तो वह केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यानी कोई धन विधेयक हो तो वह लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और
यह राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। यानी यदि कोई धन विधेयक है तो उसको किस में पेश किया जाता है? सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। सिर्फ लोकसभा में, केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। और यदि यह मंजूरी ले लिया, यदि कोई बिल प्रस्ताव पारित हो गया लोकसभा से, तो यह क्या करता है कि इसको अब राज्यसभा के पास भेजता है उसकी अनुमति स्वीकार करने के लिए। अब यहाँ पर यह कंडीशन आती है कि वह कहे या न कहे, इससे कोई मतलब नहीं। जो यह प्रस्ताव भेजा उसको राज्यसभा को 14 दिन में उसको वापस करना है, हाँ के साथ या नहीं के साथ। यदि 14 दिन में वह प्रस्ताव वापस नहीं लौटाया तो यह मान लिया जाता है कि दोनों सदन इस चीज़ को लेकर राजी है, यानी इनका बहुमत प्राप्त है। तो देखिए, वित्तीय शक्ति का मतलब होता है यदि कोई धन विधेयक है तो वह केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। और इसके बाद जब यह लोकसभा से पारित हो जाता है तो यह 14 दिन के लिए यानी लोकसभा के पास भेजा जाता है बहुमत प्राप्त करने के लिए। यदि कोई जवाब नहीं देता है तो 14 दिन तक यदि कोई जवाब नहीं देता है तो उसको मान लिया जाता है कि यह दोनों सदनों से पारित हो चुका है। अब देखिए कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद केंद्र अविश्वास प्रस्ताव पेश कर उससे हटाया जा सकता है। यानी कार्यपालिका संबंधी अधिकार है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जितने भी हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करके उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, यानी लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी क्या शक्तियाँ होती है। तो देखिए लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन में भाग लेते हैं। यानी जो पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, तो इनका चुनाव कौन करता है? तो यह लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। अब लोकसभा के सदस्य कितने व्यक्तियों का निर्वाचन करते हैं? देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा के अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब देखिए न्याय संबंधी कुछ अधिकार हैं, लोकसभा को न्याय संबंधी कुछ अधिकार हैं। देखिए लोकसभा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकता है। और देखिए कंडीशन को पढ़िए, लोकसभा जो होता है ना वह राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकता है, यानी उसको अपने पद से हटाने के लिए लोकसभा क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकता है और महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें उसको हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि हाँ आपके ऊपर महाभियोग लगा है। ये नहीं होना चाहिए कि लोकसभा कह दे हाँ और राज्यसभा कह दे ना। इन दोनों सदनों के द्वारा राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लगाकर इसको हटाया जा सकता है इसके पद से। अब देखिए लोकसभा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के प्रति दुराचरण का प्रस्ताव पेश कर सकता है। देखिए जो लोकसभा है ना ये क्या कर सकता है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के प्रति दुराचरण, दु का मतलब खराब, आचरण का मतलब स्वभाव या आचरण, यानी कोई गलत आचरण का प्रस्ताव लेकर लोकसभा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है और उसको अपने पद से हटा सकता है। अब देखिए कंडीशन ये होना चाहिए कि प्रस्ताव दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अब देखिए संविधान संशोधन संबंधी अधिकार, लोकसभा को कानून बनाने, कानून का निर्माण करने या कानून में संशोधन करने का भी अधिकार है। संविधान संशोधन का मतलब यही होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।